नमस्कार दोस्तों। आज हम जुडिशरी के ऊपर बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग्स दी हैं, और इसकी अगली स्लाइड्स में हम लोग हाई कोर्ट्स की दो रूलिंग्स के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें जो है 19 अगस्त की है, तो ये 18 अगस्त की रूलिंग्स हैं सारी। तो इसको पहली रूलिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने दी है, मैंने इसको 4 में सम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है एलिवेशन 6 एडवोकेट्स का एज हाई कोर्ट जजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो इसके साथ जो काउंट हो जाएगा वो कितना है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और एससी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस प्ली को जो सेंट्रल विस्टा को लेके था उसको इन्होंने सुनने के लिए मन बना लिया है। इसको सुनेंगे, इसके बारे में जो मोडालिटीज़ हैं जो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे बीसी लेक्चर में। उसके बाद एससी ने जो रिजर्व किए हैं यूजीसी के ऑर्डर जो है यूजी एग्ज़ाम्स को लेके कि वो कब कंडक्ट कराने हैं, कैसे कराने हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन दी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनफैक्ट इसमें कहा है कि जो लोग विदेश बाहर जाएंगे स्टूडेंट्स, उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएँ। तो किस तरीके से एग्ज़ाम्स होंगे और कितनी जल्दी होंगे, ये कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ने ये कहा था कि हम कोविड से पीड़ित हैं तो एग्ज़ाम, लेकिन यूजीसी को लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दिन की वो ये है पीएम केयर से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स के लिए एनडीआरएफ को। चलिए हम आगे देखते हैं एक एक करके। इसमें जो पहली न्यूज़ है वो थी सुप्रीम कोर्ट ने एलिवेशन किया है 6 एडवोकेट्स का हाईएस्ट हाई कोर्ट जजेस। तो इसमें जो 6 एडवोकेट्स हैं उनके जो जिस तरीके से देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अभी जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो 32 है, तो अब ये 38 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये आएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में अब जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है। तो जिन लोगों ने पुरानी इन्फॉर्मेशन देखी होगी वो 32 ही मार्क करेंगे, लेकिन 6 एडवोकेट्स को हाई कोर्ट जजेस बना दिया है तो काउंट हो गया आपका 38। और ये कब किया इन्होंने, इसे कोलोजियम ने, सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम ने इसे अप्रूव किया है 17 अगस्त को। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट में अब कितने सिटिंग जजेस हैं, तो 38 हो गए। इसके बाद जो दूसरी न्यूज़ थी दिन की बड़ी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हेयर किया है प्ली को, जो सेंट्रल विस्टा प्लान को, जो मोदी जी का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसको 19 अगस्त को ये लोग उसको सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई होगी। तो प्रोजेक्ट चैलेंज जो किया जा रहा है बेसिकली उसका जो आधार बनाया गया है ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज़, कि लैंड यूज़ को चेंज किया गया, म्यूनिसिपल लॉज को चेंज किया गया, इकोलॉजिकल बैलेंस इसमें एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन, ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करेगा कि वैलिडिटी है उस लैंड यूज़ की, चेंज हुई है तो किन सर्कमस्टांसेस में हुई है, क्या वो एज़ पर लॉ है नहीं है। तो मोदी गवर्नमेंट का जो ये 20,000 करोड़ का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा नाम से, ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना रहा है। और इसके बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली सेंट्रल विस्टा है क्या। और इसमें जो 3 जजेस की जो बेंच है उसमें एएम खानवलकर साहब, जो जस्टिस एएम खानवलकर जी हैं, इन्होंने कहा है कि जो ये कमेंस करेगा आपका 20 अगस्त को, और ये जो फोकस करेंगे चेंज इन लैंड यूज़ पर और अदर कि उसको जो वायलेशन और इन्वायरमेंट को लेकर के ये इसी पे। तो यहाँ पे जस्टिस एएम, ऑनरेबल जस्टिस एएम खानविलकर साहब। इसके बाद जो तीसरी न्यूज़ थी दिन की वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है यूजीसी के ऑर्डर को, जो यूजी एग्ज़ाम्स को लेके हैं कि वो कब होने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को, यानी कि आपकी 18 तारीख को उन्होंने रिजर्व किया है इस ऑर्डर को ऑन द बैच जो महाराष्ट्र और उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज किया था यूजीसी की गाइडलाइंस को। और यूजीसी ने कहा है कि एग्ज़ाम्स तो होंगे और फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स जो होंगे वो 30 सितंबर तक हो जाने चाहिए। तो चलिए दिन की सबसे बड़ी न्यूज़ पे बात करते हैं। इसके बाद इसी वाली न्यूज़ पे एक चीज़ और थी कि जो 3 जज के जो बेंच है उसमें ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण साहब हैं, रिजर्व द ऑर्डर नियरली अ डे लॉन्ग हियरिंग, जिसमें कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और 2-3 जज हैं, 2-3 सीनियर एडवोकेट्स और थे। इन्होंने ये कहा था, जिसमें अरविंद दातर साहब हैं, विश्वनाथन साहब हैं, श्याम देवान एसेलिंग, इन्होंने गाइडलाइंस कंडक्ट किया था कि ये इम्पोज न किया जाए बिना इन स्टेट्स को कंसल्ट में लिए हुए, क्योंकि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र खास करके ग्रिप में है कोविड पेंडेमिक के। लेकिन जो 2 स्टेट्स हैं उसमें महाराष्ट्र और उड़ीसा ने इसको चैलेंज किया, तो ये दोनों स्टेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये ऑर्डर भी रिजर्व में है, जब भी इससे फाइनल हियरिंग आएगी मैं पक्का उसको उसी दिन अपडेट कर दूंगा। जो दिन की सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है पीएम केयर्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स को। तो कोर्ट ने रिजेक्ट किया है जो पिटीशन फाइल हुई थी जो एनडीआरएफ को देने के लिए, जैसे मैंने अभी कहा आपको। तो पीएम केयर्स फंड जो है ये कलेक्टेड मोर देन 3076 करोड़ इन फर्स्ट 5 days ऑफ इट्स फॉर्मेशन।
जो ये इसी की वेबसाइट में बताया गया है। और इसमें जो जजेस ने रूलिंग की है वो किस आधार पे की है ये इंपॉर्टेंट है, और ये यूपीएससी के मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशरी पे क्वेश्चंस तो बनेगा पक्का। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो एक जो कंटेंशन था जिन्होंने फाइल किया था उन्होंने कहा था कि अप्रैल के बाद इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो इसमें ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण साहब ने ये कहा है जजमेंट देते हुए कि जो फंड्स जो पीएम केयर्स फंड में कलेक्ट हुए हैं वो एक एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स हैं, जो फंड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के हैं, और ये कोई ओकेजन नहीं है या इस तरह की कोई प्रेसिडेंट नहीं है जो एक कोई इसको डायरेक्शन दिया जाए कि किस तरीके से ये नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इनके साथ साथ जस्टिस भूषण ने ये भी कहा था, और उनके साथ दो जैसे थ्री बेंच के जस्टिस, थ्री बेंच थे ये, तो उसमें जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह भी शामिल हैं। तो जस्टिस भूषण ने फर्दर कहा है कि जो एनडीआरएफ है और पीएम केयर्स फंड है ये एंटायरली टू डिफरेंट फंड्स हैं। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट रूलिंग है कि एनडीआरएफ को और पीएम केयर्स फंड को डिफरेंट फंड्स माना गया है, और इसका जो आधार दिया गया है कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए हैं। और इसमें जो नेचर ऑफ द फंड है, इसमें जो टेक अवेज हैं, जो मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, इसमें जो नेचर ऑफ द फंड है, पीएम केयर्स एक वॉलंटरी फंड है जो रजिस्टर किया एज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कोविड-19 पैंडेमिक के आधार बना के। तो इट डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट, उसको कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है, उसमें कोई गवर्नमेंट मनी नहीं क्रेडिट हो रही है पीएम केयर्स फंड में। तो अब ये एनडीआरएफ से डिफरेंट कैसे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें यूपीएससी में भी आ सकता है, बैंकिंग में भी आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज आ सकता है। तो ये डिफरेंट कैसे एनडीआरएफ से, वो पूछ लेंगे कि दोनों में डिफरेंट कैसे है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से कैसे कहा है आपको वही देना पड़ेगा। द नेचर्स ऑफ एनडीआरएफ एंड पीएम केयर्स आर एंटायरली डिफरेंट। द एनडीआरएफ इज अ स्टेचुटरी फंड क्रिएटेड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो आपको ये वाली लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि जो एनडीआरएफ है ये स्टेचुटरी फंड है, ये क्रिएट किया गया है किसके तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। और इसके बाद ये जो तीसरा टेक अवे है इंपॉर्टेंट है कि डज पीएम केयर्स रिक्वायर ऑडिट बाय सीएजी, क्या इसको सीएजी के थ्रू ऑडिट किया जाना चाहिए। जैसे कि अब इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि ये कोई बजटरी सपोर्ट नहीं लेता, इसमें कोई गवर्नमेंट की मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए सीएजी को इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, क्योंकि वॉलंटरी डोनेशंस हैं, इसमें सीएजी का दखल नहीं होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल साफ कर दिया है। और इसमें एक जो चौथा टेक अवे है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो एनडीआरएफ है, डज द एग्जिस्टेंस ऑफ पीयर कैन लिमिट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एनडीआरएफ। तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कैन ऑलवेज बी मेड टू एनडीआरएफ एज देयर इज नो स्टेचुटरी बार। लॉ उसको प्रोहिबिट नहीं करता है। तो कोई ग्रांट है, इंडिविजुअल है, ये उसको दिया जा सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के विवेक पे छोड़ दिया गया है। तो कैन एनडीआरएफ बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन कोविड फाइट। तो इस पर भी कोर्ट ने ये कहा है, एपेक्स कोर्ट ने, कि सेंटर कैन यूटिलाइज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, रिलीजिंग फंड्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट एज पर न्यू गाइडलाइंस। तो ये बहुत बड़ी राहत मिली है एक तरीके से कांग्रेस को, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके का उनका एक ये था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन अब ये कोर्ट ने इसमें बिल्कुल साफ रूलिंग दे दी है। और इसमें जो गवर्नमेंट को लेके, तो इस पर अब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है, जिस पे एक तरीके के बादल छाए हुए थे। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।